हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाए गए हैं एनसीईआरटी किताबों में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को थ्योरी के बाद जो आप लोग इससे पहले वीडियो देखी थी उसको लिखने के बाद आप लोग अपनी कॉपी में लिखने वाले हो। तो आज आप लोगों को यही काम करना है कि अपनी कॉपी में ये जो चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं इसको कॉपी में लिखना है। मैं एक एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आप लोग लाइव समझते चले। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, व्हाई इज़ द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ। हम लोगों के लिए इतना ज़रूरी इसेंशियल क्यों है, ये जो एटमॉस्फेयर है इतना ज़रूरी क्यों है, कारण बताइए। तो आप लोगों को आंसर में क्या लिखना, द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मेंटेन्स एन अप्रोप्रिएट क्लाइमेट। जो भी क्लाइमेट है, जो भी जलवायु है, इस वातावरण से रिलेटेड जो भी जलवायु है, फॉर द सब्सटेंसेस ऑफ ए लाइफ बाई कैरिंग आउट ऑफ दिस फॉलोइंग एक्टिविटीज़। मतलब ये सारी फॉलो हो पाती हैं, जो एक्टिविटीज़ आप लोगों को बताई जा रही हैं ये सब रिलेट करती हैं इसी एटमॉस्फेयर के द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है समझ लेते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर होता है समझ लेते हैं क्या करके। एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कांस्टेंट ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ जो एटमॉस्फेयर रखता है, या फिर एटमॉस्फेयर जो ना होता तो हम लोग को सफ़र करना पड़ता, जो हम लोग की अर्थ जो टेम्परेचर है वो डेली क्या होता है इंक्रीज़ होने लगता और बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट पहुंच जाती। तो इसी वजह से हमारे जो वातावरण बनाया गया या फिर एटमॉस्फेयर हम लोगों को अपनी धरती पर मिलता है, ये इसी वजह से मिलता है क्योंकि हमारी धरती का तापमान एकदम से अचानक से ना बढ़ पाए। ठीक है, सेकंड है, इट प्रिवेंट्स अ सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे टाइम। तो बिल्कुल वही चीज़ जो अभी बताई गई है, यही एक एटमॉस्फेयर होता है जिसकी वजह से हमारे धरती का तापमान अचानक से चेंज नहीं होता। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस आते रहते हैं लेकिन अकस्मात परिवर्तन कभी देखने के लिए नहीं मिलता। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है, इट आल्सो सोज डाउन द स्कैप ऑफ हीट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि नाइट टाइम की अगर बात करोगे ड्यूरिंग द आउटर स्पेस की तरफ, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो आप लोगों को गर्म दिखेगा। बिल्कुल यही कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये थे 3 पॉइंट जो आपको अपनी कॉपी में लिखने। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, देख लेते हैं इसको भी। वाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो इसके सॉल्यूशंस को समझाने की आवश्यकता मुझको नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग फिर भी मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को आसानी से। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कई तरह के रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमको पता चलता है कि वाटर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, क्या लिखना है आपको, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन है, मोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शन, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं अकर व्हेन द सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन वाटर, जो भी पानी में घुलनशील होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं पानी के अंदर। दस ऑल सेलुलर प्रोसेसेस नीड वाटर एज द मीडियम टू बी टेक प्लेस। मतलब वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्स में जो वाटर का अमाउंट होता है वो बना रहना चाहिए, अगर वो अमाउंट नहीं है तो सेल्स हमारी डैमेज हो सकती है। तो ये इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है वाटर हमारे लिए। ठीक है, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसे ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस नीड वाटर एज ए मीडियम। तो वाटर इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोसेस होती हैं वो कम्प्लीटली हो सके। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको समझ लेते हैं। हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सॉइल। तो सॉइल पर किस प्रकार से बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग जैसे हो गए, ये सब और सॉइल पर डिपेंड क्यों हैं। आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंटरडिपेंडेंट ऑन द सोर्स एज सॉइल एज रिसोर्स। क्या ये भी जरूरी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं, उनके लिए भी ये सॉइल क्या इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भी अन्न हम लोग खाते हैं, जो भी अनाज हम लोग को मिलता है, वो बेसिकली कहाँ से मिलता है, इसी पेड़ पौधों से मिलता है। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं बेसिकली कहाँ पर उगते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये उगते हैं कहाँ है, सॉइल पर उगते हैं। ठीक है, सॉइल से ही इनको न्यूट्रिएंट्स मिलती है, वाटर मिलता है, इसी वजह से ये ग्रो कर पाते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को आसानी से। तो अब क्या समझना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आंसर में आप लोगों को लिखना है ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल। सम डिपेंडेंट डायरेक्टली होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, वाइल सम डिपेंडेंट इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। प्लांट नीड सॉइल फॉर गेटिंग सपोर्ट एज वेल एज न्यूट्रिएंट टू प्रिपेयर देयर फूड। जैसा कि बताया गया बिल्कुल उसी तरह जो सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो किसको मिल पाता है, पेड़ पौधों को मिल पाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड एंड अदर सब्सटेंसेज दैट आर इसेंशियल फॉर लाइफ। और हम लोग पूरा टोटली किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधे पे डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। ठीक है,
अब बात करते हैं हर्बीवोर्स डिपेंड डायरेक्टली अपॉन प्लांट। जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी जितने भी जीव होते हैं, वो टोटली डिपेंड होते हैं हर्बीवोर्स प्लांट पे। और हर्बीवोर्स प्लांट कहाँ पर ग्रो करता है? सॉइल पे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। एंड कार्निवोर्स डिपेंड ऑन अपॉन एनिमल्स, ठीक है, विच इन टर्न बदल जाता है, टर्न हो जाता है डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स फॉर फूड। दिस मेक्स देम डिपेंडेंट ऑन द सॉइल इनडायरेक्टली। और एक तरह से इनडायरेक्टली रूप से वो जो कार्निवोर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सॉइल पे ही डिपेंड हो रहे हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में उगते हैं उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर नॉट टोटली इंटरडिपेंडेंट, या फिर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते सॉइल पर एज आ रिसोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एक्वेटिक प्लांट। जितने भी पेड़ पौधे पानी के अंदर उगते हैं उन्हीं पर ही ये जीव जो पानी के अंदर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड एंड अदर सब्सटेंस पाने के लिए, ठीक है। दीज एक्वेटिक प्लांट इन टर्म रिक्वायर मिनरल्स फॉर देयर सब्सटेंसेस, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जिस्टेंस की बात भी कर लेते हैं। दीज मिनरल आर कैरिड आउट टू वाटर बॉडीज फ्रॉम सॉइल बाय रिवर्स, ठीक है, कहाँ से मिला? से रिवर्स मिला, रेन वाटर से मिला एक्सेट्रा। विदाउट द सप्लाई ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू बी वाटर बॉडीज इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन एक्वेटिक लाइफ। तो ये बिल्कुल भी इमेजिन कर पाना मुश्किल रहेगा ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो टोटली डिपेंडेंट हैं सॉइल पे, ठीक है। ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या लिखना है इसको समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पूछा गया, यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑफ टेलीविजन एंड द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर, हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर? किस प्रकार से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वेदर को? मौसम जो आप लोग सुनते हैं, मौसम विभाग की जानकारी जो आप लोग प्राप्त करते हैं, डेली जो परिवर्तन होता रहता है मौसम का, उसमें आप लोग कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे इस तरह के एटमॉस्फेयर को या इस तरह के वेदर को? तो द मेट्रोलॉजिकल डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट कलेक्टिव। जितने भी मेट्रोलॉजिकल होते हैं, जो मौसम विभाग के जितने भी लोग होते हैं या डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग का होता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा कलेक्ट की हुई डाटा को क्या करता है? एलिमिनेट करता है, या फिर एलिमेंट्स ऑफ वेदर सच एज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनरल ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें, रेनफॉल, स्पीड टाइम या विंड स्पीड, ये सब कुछ बताता है। दे आर एबल टू स्टडी दीज एलिमेंट यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट। कई तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि कितना दबाव, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बना हुआ है, ये सब कुछ बताते हैं कौन? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। बाय ए थर्मामीटर नोन एज द मैक्सिमम एंड मिनिमल थर्मामीटर। रेनफॉल इज ऑल्सो मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज द रेन गॉज। ध्यान रखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट दे रखे गए ये हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो आप लोग घर पे बैठ के भी बना सकते हैं। देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी। कई तरह की ह्यूमिडिटी को पता लगा जो ह्यूमिडिटी है उसको पता लगाने के कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। तो ह्यूमिडिफायर भी एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी को रोकने के लिए, ठीक है, कई घरों में इसका इस्तेमाल भी होता है ह्यूमिडिफायर का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या पूछा गया, क्या आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वी नो दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, कई तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, लीड टू इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन। जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम लोग के द्वारा की जाती हैं, ये जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन होता है वो इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, ऑफ द एयर, वाटर बॉडीज़ एंड सॉइल। तो ये सब क्या होता है? ख़राब होने लगता है। डू यू थिंक दैट आइसोलेटिंग these activities to specific and limited areas would help to reducing pollution? क्या ये हो सकता है कि धीरे धीरे क्या हम लोग एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को करते हुए, फॉलो करते हुए एक लिमिटेड एरियाज़ में वुड हेल्प टू रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, ये पोल्यूशन की दर को कम किया जा सकता है? क्या ऐसा सही हो सकता है? तो बिल्कुल सही है, यस। आइसोलेटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, अगर इनको ध्यान में रखा जाए, स्पेसिफिक एरिया वुड हेल्प टू रिड्यूसिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन की दर को रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, setting up of an industries in isolated regions will control pollution in some extent. The pollution caused by these industries will not contaminate water resources, agricultural land and fertile land. इन सभी जगह पर इसका यूज़ उपयोग होता है। तो इसी वजह से ये पता चल पाता है कि किस प्रकार से हमारे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, सॉइल होती है और बाकी जो एयर होता है, ये कंटेंट कैसे ख़राब हो रहा है। तो ठीक है, ये आंसर आप लोग लिख लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया समझ लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, किस पर लिखना है, ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ा देता है द क्वालिटी ऑफ एयर। जो एयर बहती है, जो हवा चलती है, इसको शुद्ध करने का कौन करता है? फॉरेस्ट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से फॉरेस्ट को हम लोग अच्छा मानते हैं, या फिर ये कह लेते हैं फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, या फिर शुद्ध करते हैं सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो लिखना क्या है, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ द एयर और एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन वेरियस वेज। कई तरह के जो रास्ते होते हैं, वेज होते हैं,
उनसे ये जो फॉरेस्ट होते हैं इस प्रकार शुद्ध करने कार्य करते हैं। कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फॉरेस्ट बैलेंस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है या परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, 21% ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज इज बैलेंस बाय द लार्जेस्ट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों के द्वारा ऑक्सीजन गैस को यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो जो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इंक्रीज हो जा रही है, एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है, इसको कंज्यूम करने का, इसको यूटिलाइज करने का जो कार्य है वो किसको मिला हुआ है, पेड़ पौधों को। पेड़ पौधे जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की खपत होगी, या फिर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर ली जाएगी पेड़ पौधों के द्वारा, और हमारा एटमॉस्फेयर जो गर्म होता जा रहा है ये धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज में चला जाएगा, मतलब परिवर्तित हो जाएगा और टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्या यूज़ करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हुए। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फॉरेस्ट प्रिवेंट करते हैं सॉइल एरोजन को। आप लोगों ने देखा होगा जब पेड़ एक मिट्टी में उगाता है उसके बाद वो मिट्टी को कस के जकड़ लेता है, उस पेड़ को आसानी से या फिर उस पौधे को आसानी से निकालना मुश्किल होता है, आसानी से आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मिट्टी में उस पौधे की जड़ें जो होती हैं वो बहुत ही टाइटली क्या होती हैं, इनक्लोज्ड हो जाती हैं, टाइटली जुड़ जाती हैं। इस वजह से हम उस पेड़ पौधों को या फिर उस पौधे को या उस पेड़ को हम मिट्टी से अलग नहीं कर पाते हैं। कारण समझ में आ गया। इसी वजह से रूट्स ऑफ प्लांट क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं द सॉइल टाइटली, बहुत तेजी से, इन अ वे दैट द सरफेस ऑफ द सॉइल कैन नॉट बी इरोडेड अवे बाय द विंड वाटर। और इसी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा मिट्टी की जो लेयर थी उसको क्या किया जाता है, जकड़ लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। फॉरेस्ट हेल्प इन द किस चीज़ में, रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गोज इनटू द एयर एंड कंडेंस होकर वापस धरती पर आ जाता है। दीज क्लाउड कॉज रेनफॉल एंड दीज रिचार्ज वाटर बॉडीज। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स से जो बताते हैं फॉरेस्ट की, क्या बताते हैं, वो बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और वीडियो पर जो पॉजिटिव कमेंट आप लोगों के आते हैं, देखने में अच्छा लगता है, आप लोग शेयर ज़रूर करा करें। अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए